इमेजिन कीजिए एक ऐसी जेलीफिश की विशाल फौज जो समंदर से निकलकर इंसानों के बनाए एक भीमकाय न्यूक्लियर रिएक्टर के पाइपों में घुस जाए। हाँ, और पूरे के पूरे पावर प्लांट को ठप कर दे। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा तोता जो इतना भारी है कि वो उड़ ही नहीं सकता और किसी उल्लू की तरह रात के अंधेरे में जागता है। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ। और अक्सर हम है ना? हाँ, और अक्सर हमें विज्ञान की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि प्रकृति एक बहुत ही शांत और परफेक्ट मशीन की तरह है। जहाँ सब कुछ अपने तय नियम से चलता है। हाँ, लेकिन आज हमारे सामने शोध पत्रों और फील्ड नोट्स का जो बड़ा सा पुलिंदा रखा है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। एकदम सही कह रही हैं आप। प्रकृति कई बार बहुत ही अराजक हो सकती है। तो आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम कुछ ऐसे जीवों और वनस्पतियों की दुनिया में उतरेंगे जो ये साबित करते हैं कि प्रकृति का ये ताना बाना कितना जटिल है। और कई बार बेहद खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन प्रजातियों के अजीब नाम जानना नहीं है। हाँ, हमें उस विज्ञान को समझना है कि आखिर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। और ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के बारे में क्या चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। तो चलिए, इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा आसान भाषा में सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे जीव से जिसका नाम सुनकर मुझे लगा कि ये किसी हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर का किरदार है। कोकेन हिप्पो। कोकेन हिप्पो। नाम वाकई बहुत नाटकीय है ना? मतलब क्या कहानी है इसकी? इसके पीछे की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। देखिए, प्रकृति में हर जीव का एक तय स्थान होता है, एक भूमिका होती है। जिसे इकोलॉजिकल निश कहते, राइट? हाँ, बिल्कुल, इकोलॉजिकल निश। और जब ये निश बदलता है या किसी जीव को उसके प्राकृतिक घर से निकाल कर किसी नई जगह छोड़ दिया जाता है, तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। 100%। संतुलन कैसे चरमरा जाता है, कोकेन हिप्पो इसका सबसे सटीक और विनाशकारी उदाहरण है। मेरे नोट्स में लिखा है कि इस हिप्पो का सीधा नाता कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से है। जी हाँ, पाब्लो एस्कोबार। उसने अपने एक निजी चिड़ियाघर के लिए अफ्रीका से 4 हिप्पोपोटामस मंगवाए थे। और फिर जब उसकी मौत हो गई तो बाकी जानवरों को तो दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन हिप्पोस को वहीं कोलंबिया की नदियों में खुला छोड़ दिया गया। पर मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि अफ्रीका का एक जानवर हम्म कोलंबिया जाकर अचानक से इतना आक्रामक कैसे बन गया? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब वो वहां के स्थानीय कछुओं या उदबिलाओं के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? देखिए, यहाँ जो विज्ञान काम कर रहा है ना, वो बहुत ही साधारण लेकिन खतरनाक है। अच्छा। किसी प्रजाति का आक्रामक या इन्वेजिव होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी ताकतवर है। तो किस बात पर करता है? इस बात पर कि नए वातावरण में उसे रोकने वाला कोई है या नहीं। अफ्रीका में हिप्पोस के प्राकृतिक शिकारी मौजूद हैं। जैसे शेर या मगरमच्छ। बिल्कुल, जो उनके बच्चों का शिकार करते हैं। और इसके अलावा अफ्रीका में एक लंबा सूखा मौसम भी आता है जो कुदरती तौर पर उनकी आबादी को कंट्रोल में रखता है। सही पकड़ा आपने। अच्छा, तो कोलंबिया में उन्हें ये सब नहीं झेलना पड़ा। बिल्कुल नहीं। कोलंबिया की नदियों में साल भर भरपूर पानी रहता है। अरे वाह, उनके लिए तो स्वर्ग हो गया। हाँ, और वहाँ ऐसा कोई बड़ा शिकारी जीव नहीं है जो एक विशालकाय हिप्पो से पंगा ले सके। मतलब असीमित भोजन और कोई खतरा नहीं। और नतीजतन उन्होंने साल भर प्रजनन करना शुरू कर दिया। प्रकृति का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है ना, वो वहाँ पूरी तरह से फेल हो गया। बाप रे। अब जब उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी तो उन्हें रहने के लिए भारी मात्रा में जगह और खाने की जरूरत पड़ी। तो इकोसिस्टम पर क्या असर हुआ? बहुत बुरा असर। हिप्पोस जब नदियों में मलमूत्र त्यागते हैं तो पानी की केमिस्ट्री ही बदल जाती है। अच्छा। हाँ, उसमें ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। ओ, और उन ऑटर्स और कछुओं का क्या हुआ? अपनी विशाल काया के कारण हिप्पोज ने स्थानीय कछुओं और ऑटर्स को उनके ही घरों से बेदखल कर दिया। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा है। मतलब इंसान के एक शौक ने एक पूरे इकोसिस्टम को हाईजैक कर लिया। बिल्कुल, इंसान की दखल अंदाजी का ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो एक तरफ तो हमारे पास इंसान की गलती से पनपा ये हिप्पो है जो एक पूरी नदी के तंत्र पर हावी हो गया। हाँ। और दूसरी तरफ प्रकृति के कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने ही घर में अपनी ही किसी खासियत की वजह से खतरे में पड़ गए हैं। आप किस जीव की बात कर रही हैं? मेरी लिस्ट में एक और बेहद अजीब नाम है, पीकॉक टैरेंटुला। ओह, पीकॉक टैरेंटुला, भारत की शान।
अब इसके नाम में पीकॉक यानी मोर है, तो क्या ये मकड़ी नाचती है या इसके पंख होते हैं? नहीं नहीं, नाचती तो नहीं है, लेकिन इसका रंग मोर की गर्दन की तरह बेहद चमकदार और गहरा नीला होता है। अच्छा, नीले रंग की मकड़ी। हाँ, ये एक मेटालिक ब्लू रंग की मकड़ी है और ये भारत के पूर्वी घाट के पर्णपाती जंगलों का एक बेहद अहम हिस्सा है। ये एक शिकारी मकड़ी है जो पेड़ों की छाल के बीच छिपकर रहती है और कीड़े मकोड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। एक नीली और चमकने वाली मकड़ी, ये सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगती है भी बहुत खूबसूरत। लेकिन शोध पत्र बता रहे हैं कि ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। ये विलुप्ति की कगार पर क्यों खड़ी है? इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसकी खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अरे वो कैसे? पहला बड़ा कारण तो ये है कि इसके जंगल काटे जा रहे हैं। ये एक एंडेमिक प्रजाति है। एंडेमिक मतलब? जो सिर्फ एक ही खास जगह मिलती है। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया में ये मकड़ी पूर्वी घाट के एक बहुत छोटे से हिस्से को छोड़कर और कहीं नहीं पाई जाती। तो अगर वो जंगल खत्म हुआ तो ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? 100%। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है अवैध पालतू व्यापार। पेट ट्रेड। लोग मकड़ियां पालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेट मार्केट में इसकी भारी मांग है, इसके अनोखे नीले रंग की वजह से। बाप रे। लोग इसे कांच के जार में सजाने के लिए भारी कीमत चुकाते हैं और इसी वजह से इसे जंगलों से अंधाधुंध पकड़ा जा रहा है। ये तो बहुत दुखद है। किसी जीव की खासियत ही उसकी मौत का परवाना बन गई। हाँ, इंसान का लालच प्रकृति पर हमेशा भारी पड़ता है। खैर, अजीब नामों वाले जानवरों की बात हो ही रही है, तो न्यूजीलैंड के उस मॉस चिकन का क्या रहस्य है? मॉस चिकन, ये नाम भी बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तोते को कोई काई वाला मुर्गा क्यों कहेगा? मॉस चिकन असल में न्यूजीलैंड के एक बहुत ही अनोखे तोते का स्थानीय निकनेम है। इसका असली नाम है काकापो। काकापो। तो ये काई वाला मुर्गा क्यों कहलाता है? इसके रूप और इसके बर्ताव दोनों की वजह से। पहली बात तो ये कि इसका रंग काई जैसा गहरा हरा और भूरा होता है। अच्छा। जो इसे जंगलों की जमीन पर छुपने में मदद करता है। एक सेकंड, जमीन पर? लेकिन तोते तो पेड़ों पर उड़ते हैं ना? यही तो इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत है। ये दुनिया का इकलौता तोता है जो उड़ नहीं सकता। उड़ नहीं सकता? एक तोता? हाँ, ये इतना भारी भरकम होता है कि इसके पंख इसका वजन ही नहीं उठा सकते। अरे वाह! ये विकासवाद यानी इवोल्यूशन का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। वो कैसे? न्यूजीलैंड एक ऐसा आइलैंड था जहां लाखों सालों तक जमीन पर रहने वाला कोई भी स्तनधारी शिकारी जीव नहीं था। कोई प्रेडेटर ही नहीं था। तो जब कोई खतरा ही नहीं है तो काकापो को उड़कर भागने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो उन्होंने बस जमीन पर चलना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने जमीन पर रहना, फल और पत्तियां खाना सीख लिया। और इसके साथ ही ये पूरी तरह से नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मतलब रात में जागने वाला? बिल्कुल, इसे रात में जागने और अपना खाना ढूंढने की आदत है। मतलब ये एक ऐसा तोता है जो उड़ना भूल गया और रात में किसी उल्लू की तरह जागता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रकृति के अपने ही नियमों को तोड़ना कोई इनसे सीखे। प्रकृति हमेशा हमें सरप्राइज करती है। और जब नियमों को तोड़ने की बात आती है तो मेरे पास कुछ ऐसे पौधों की भी जानकारी है जिन्होंने जीवित रहने के लिए मानो प्रकृति के सिस्टम को ही हैक कर लिया है। पौधों का हैकिंग सिस्टम, ये दिलचस्प है। हाँ, अब इस घोस्ट फ्लावर को ही ले लीजिए। इसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये तो उस शातिर हैकर की तरह है जो अपना खुद का वाईफाई कनेक्शन लगाने के बजाय चुपचाप अपने पड़ोसी का इंटरनेट चुराता है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है आपकी। मेरा मतलब है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, और धूप से अपना खाना बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पौधा तो पूरी तरह से सफेद होता है, इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं। तो फिर ये जिंदा कैसे रहता है? आपका वो वाईफाई हैकिंग वाला उदाहरण विज्ञान के नजरिए से बहुत सटीक है। सच में? हाँ, घोस्ट फ्लावर में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो हरा नहीं दिखता। वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकता। तो फिर खाना आता कहाँ से है? ये एक माइको हेटेरोट्रॉपिक पौधा है। माइको क्या? माइको हेटेरोट्रॉपिक। इसे समझने के लिए हमें जमीन के नीचे जाना होगा। अच्छा, चलिए चलते हैं। जंगलों की जमीन के नीचे फंगस या कवक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों से जुड़ा रहता है। पेड़ धूप से जो शुगर बनाते हैं वो इस फंगस के साथ साझा करते हैं और बदले में फंगस उन्हें मिट्टी से पानी और खनिज लाकर देता है।
मतलब एक तरह का व्यापार चल रहा है जमीन के नीचे। बिल्कुल, गिव एंड टेक। और घोस्ट फ्लावर इसी व्यापार में सेंध लगाता है। वो कैसे? ये अपनी जड़ें उस फंगस के नेटवर्क में घुसा देता है और चुपचाप वो सारा पोषण चुरा लेता है जो फंगस ने आसपास के पेड़ों से जमा किया होता है। अरे बाप रे, बिना कुछ किए सारा पोषण हड़प लेता है। हाँ, घोस्ट फ्लावर इस नेटवर्क को बदले में कुछ नहीं देता। वो पूरी तरह से एक परजीवी या पैरासाइट की तरह काम करता है। गजब का डिजाइन है। इसीलिए ये उन घने और अंधेरे जंगलों में भी फल फूल सकता है जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती नहीं। प्रकृति के अपने अलग ही शॉर्टकट्स है। बिल्कुल। और डिजाइन की बात करें तो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पाया जाने वाला सिक्किम ब्यूटी भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सिक्किम ब्यूटी यानी रियोम नोबाइल। हाँ, 4800 मीटर की ऊंचाई, जहां जमा देने वाली ठंड होती है, हवाएं किसी बर्फीले तूफान की तरह चलती हैं। वहां बचना आसान नहीं है। वहां ये पौधा अपना खुद का एक ग्रीन हाउस बना लेता है। मेरा सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? रियोम नोबाइल का विकास किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा। इतनी ऊंचाई पर जहां भयंकर ठंड और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, एक साधारण पौधे का बचना नामुमकिन है। तो ये क्या अलग करता है? इस पौधे की ऊपरी पत्तियां पूरी तरह से पारदर्शी होती हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पत्तियां? हाँ, ये पारदर्शी पत्तियां पौधे के मुख्य फूलों और बीजों के ऊपर एक तंबू की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी इन पत्तियों से छनकर अंदर जाती है तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में धूप में खड़ी किसी बंद कार के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। 100% वही विज्ञान है, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट। कमाल है। इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पौधे के अंदर का तापमान बाहर की कड़ाके की ठंड के मुकाबले काफी गर्म रहता है। और इससे बीजों को जमने से बचाया जाता होगा। हाँ, ये गर्मी न सिर्फ बीजों को जमने से बचाती है बल्कि उन छोटे कीड़ों को भी अपनी तरफ खींचती है जो इतनी ठंड में जमने से बचने के लिए एक गर्म जगह की तलाश में होते हैं। ओह, तो कीड़े गर्मी के लालच में अंदर आते हैं। बिल्कुल, वे कीड़े अंदर आते हैं, गर्मी का मजा लेते हैं और जाने अनजाने में पौधे का परागण यानी पॉलिनेशन कर देते हैं। तो ये पौधा अपने फायदे के लिए कीड़ों को एक मुफ्त का 5 स्टार हीटर वाला कमरा दे रहा है। एकदम सही समझा आपने। कमाल की रणनीति है। जब हम हिमालय और वहाँ की नाजुक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमें उस मोरेल मशरूम का भी जिक्र करना चाहिए जिसे भारत के पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोग कांगाच या गुच्छी कहते हैं। गुच्छी, पहाड़ों का काला सोना। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी कीमत 40,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। ऐसा क्या है इस मशरूम में जो इसे इतना महंगा बनाता है? इसकी कीमत के पीछे इसकी औषधीय खूबियां तो हैं ही, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा कारण है इसका जिद्दी स्वभाव। जिद्दी स्वभाव मतलब? देखिए, इंसान ने आज विज्ञान की मदद से लगभग हर चीज की खेती करना सीख लिया है। हाँ, वो तो है। लेकिन गुच्छी मशरूम की कृत्रिम खेती आज भी लगभग असंभव मानी जाती है। अच्छा, हम इसे लैब या फार्म में नहीं उगा सकते? नहीं, इसे उगने के लिए बिल्कुल वैसा ही प्राकृतिक हिमालयन इकोसिस्टम चाहिए। वही मिट्टी, वही हवा, वही मिट्टी की नमी, वही फंगस का नेटवर्क, वही तापमान का उतार चढ़ाव, जो एक लैब में कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो फिर इसे हासिल कैसे करते हैं? इसे जंगलों में जाकर ही खोजना पड़ता है, हाथों से चुनना पड़ता है। इसीलिए ये इतना महंगा है। बिल्कुल, जो चीज केवल प्रकृति अपने जटिल फॉर्मूले से बना सकती है उसकी कीमत तो आसमान छुएगी। ये इस बात का सबूत है कि हम इंसान चाहे जितने भी एडवांस हो जाएं, कुछ चीजों में प्रकृति के आगे हमें हार माननी ही पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक्सट्रीम मौसम में सरवाइव करने की बात चल रही है तो जानवरों के पास भी अपने कुछ खास हैक्स मौजूद हैं। बिल्कुल है। मैंने पढ़ा कि पोलर बेयर जो चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं और हमें बिल्कुल सफेद दिखाई देते हैं, हाँ, असल में उनकी त्वचा काली होती है और उनके बाल यानी फर पारदर्शी होते हैं। हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब सफेद भालू सफेद कैसे नहीं है? ये आर्कटिक की भीषण ठंड को मात देने का सबसे बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन है। कैसे? पोलर बियर के फर में कोई सफेद पिगमेंट नहीं होता। उनके बाल अंदर से खोखले और पारदर्शी होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन बालों पर पड़ती है तो रोशनी बिखर जाती है, जिसकी वजह से वे हमें सफेद दिखाई देते हैं। अच्छा,
ठीक वैसे ही जैसे बर्फ या बादल हमें सफेद दिखते हैं। एकदम सही। तो फिर उस काली त्वचा का क्या काम है? ये पारदर्शी बाल किसी फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल? हाँ, वे सूरज की गर्मी और रोशनी को सोख कर सीधे नीचे उस काली त्वचा तक पहुंचा देते हैं। ओह, और काला रंग गर्मी को सबसे अच्छी तरह सोखता है। बिल्कुल, ये त्वचा उस सारी गर्मी को खींच लेती है और भालू के शरीर को अंदर से गर्म रखती है। क्या बात है। दिलचस्प बात यह भी है कि पोलर बियर अपना ज्यादातर जीवन समुद्र और समुद्री बर्फ पर शिकार करते हुए बिताते हैं। इसीलिए विज्ञान की दुनिया में इन्हें जमीनी नहीं बल्कि एक समुद्री जीव या मरीन मैमल माना जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स वाले भालू जो असल में समुद्री जीव हैं। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में लाजवाब है। और अगर हम भारत की तरफ लौटें तो लद्दाख का बैक्टीरियन ऊंट भी किसी अजूबे से कम नहीं है। बैक्टीरियन ऊंट? 2 कूबड़ वाला ऊंट? हाँ, आमतौर पर ऊंट का नाम सुनते हमारे दिमाग में भयंकर गर्मी और रेत के टीले आते हैं, लेकिन ये ऊंट तो बर्फ के बीच रहता है। हाँ, बैक्टीरियन ऊंट ठंडे रेगिस्तान के जीव हैं। और इनके पास 2 कूबड़ होते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि ऊंटों के कूबड़ में पानी भरा होता है। तो पानी नहीं होता उसमें? नहीं, असल में वो वसा या फैट होता है। ओह, फैट होता है। जो इन्हें उन जगहों पर ऊर्जा देता है जहां खाने को कुछ नहीं मिलता। ये मूल रूप से मध्य एशिया के ठंडे और सूखे इलाकों के निवासी हैं। और भारत में कहाँ मिलते हैं ये? भारत में ये लद्दाख और ट्रांस हिमालय की नुब्रा घाटी में मिलते हैं। अच्छा। ये भयंकर ट्रेंड और ऊंचाई को इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं कि भारतीय सेना इनका इस्तेमाल अपने दुर्गम ठिकानों तक रसद पहुंचाने और गश्त करने के लिए करती है। ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? मुझे तो ये साइकेज नाम के पौधे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वनस्पति जगत के पुराने नोकिया 33-310 फोन हो। नोकिया 33-310 मतलब चाहे जितनी बार जमीन पर गिराओ टूटेंगे नहीं। हाँ, मेरा मतलब है पृथ्वी पर डायनासोर आए और खत्म हो गए, उल्कापिंड गिर गए, कितने ही हिमयुग बीत गए। हाँ, वो तो है। लेकिन ये पौधे आज भी वैसी मजबूती से खड़े हैं। इन साइकेड्स का आखिर रहस्य क्या है? देखिए, साइकेड्स जिम्नोस्पर्म श्रेणी के पौधे हैं। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स? ये 28 करोड़ सालों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनका डिजाइन इतना पक्का और सटीक है कि इन्हें खुद को ज्यादा बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह। लेकिन इनकी सबसे चौंकाने वाली खूबी इनका प्रजनन का तरीका है। अच्छा, वो क्या है? ये पौधे अपने परागण के लिए भृंगों यानी बीटल्स को आकर्षित करते हैं। और उन्हें बुलाने के लिए ये पौधे अपने अंदर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे वे खुद गर्मी पैदा करने लगते हैं। एक सेकंड, एक पौधा जो खुद को किसी ओवन की तरह गर्म कर लेता है? हाँ, इसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस। इस गर्मी की वजह से पौधे के अंदर से खास तरह की तेज गंध हवा में फैल जाती है। और वो गंध बीटल्स को बुलाती है? बिल्कुल, वो गंध बीटल्स को अपनी तरफ खींचती है और जब वो कीड़े गर्मी के लालच में पौधे के अंदर आते हैं तो उन पर परागकण चिपक जाते हैं। ये तो एक परफेक्ट एवोल्यूशनरी डिजाइन है। हाँ, प्रकृति का अपना हीटर। और विकास के ऐसे ही एक और हैरान करने वाले डिजाइन की बात करें तो समंदर की गहराइयों में रहने वाला ऑक्टोपस आता है। ऑक्टोपस बहुत ही बुद्धिमान जीव। कि धरती पर हर जीव का खून लाल होता है। हाँ, आमतौर पर खून का लाल रंग हमारे अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो आयरन पर आधारित है ना? एकदम सही, जो आयरन या लोहे पर आधारित है। लेकिन ऑक्टोपस मोलस्का संघा का जीव है और ये ठंडे समंदर के गहरे पानी में रहता है जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो वहां हीमोग्लोबिन काम नहीं करता? नहीं, उस ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में लोहे वाला हीमोग्लोबिन ठीक से काम नहीं करता। तो फिर इनके खून में क्या होता है? इसीलिए विकास के क्रम में ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन आ गया, जो तांबे या कॉपर पर आधारित है। अच्छा, कॉपर। और कॉपर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो नीला हो जाता है। ओह, तो इसीलिए इनका खून नीला होता है। हाँ, हीमोसाइनिन ठंडे पानी में ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने में हीमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा कारगर होता है। और इनकी नजर, मैंने पढ़ा है कि इनकी आंखें बहुत एडवांस्ड होती हैं। बेहद एडवांस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समंदर के तल पर रेंगते हुए शिकार करते हैं जहां रोशनी बहुत कम होती है, इसलिए इनका विजन बहुत तीक्ष्ण होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर पानी का तापमान बढ़ता है तो इनके प्रजनन की गति भी बहुत तेज हो जाती है। क्या बात है। जब हम प्राचीन और अनोखे डिजाइनों की बात कर ही रहे हैं तो पश्चिमी घाट के गैलेक्सी मेंढक को कैसे भूल सकते हैं? गैलेक्सी फ्रॉग बहुत ही सुंदर जीव है ये। इसका नाम गैलेक्सी क्यों है? इसके शरीर पर सितारों जैसी चमकती हुई पीली और नीली बिंदियां होती हैं।
जो रात के आसमान में किसी आकाशगंगा या गैलेक्सी जैसी दिखती हैं। ये मिलता कहाँ है? ये मेंढक भारत में सिर्फ केरल के पश्चिमी घाटों तक ही सीमित है। और ये रहता कहाँ है? ये सड़ती हुई लकड़ियों के नीचे और नमी वाली मिट्टी में रहता है। तो फिर ये खतरे में क्यों है? खेती के विस्तार और जंगलों से जलाऊ लकड़ी बटोरने की वजह से इसका घर लगातार छिन रहा है। ओह, और अब ये इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का व्हाइट बेल्ट हेरन भी है। हाँ, वो भी बहुत खतरे में है। मेरे नोट्स बता रहे हैं कि दुनिया भर में इनकी संख्या अब 250 से भी कम बची है। ये सच में बहुत चिंताजनक है। ये बहुत ही डरावना है कि करोड़ों सालों के विकास से गुजरे ये जीव हमारे कुछ दशकों के विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा पहलू समझने वाला है। वो क्या? ये जीव सिर्फ जंगल में रहने वाले जानवर भर नहीं है। तो और क्या है? इनमें से कई प्रजातियां पूरे पर्यावरण की सेहत का हाल बताने वाले अलार्म सिस्टम की तरह काम करती हैं। अलार्म सिस्टम? हाँ, विज्ञान की भाषा में इन्हें इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब ये मूक रक्षक हैं जो हमें बताते हैं कि इकोसिस्टम में सब कुछ ठीक है या नहीं। बिल्कुल। जैसे मेरी लिस्ट में सी ग्रास और डुगोंग का नाम है। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण है। मैं हमेशा सोचती थी कि समंदर के तल पर उगी कोई घास हमें पर्यावरण का हाल कैसे बता सकती है। सी ग्रास कोई साधारण घास नहीं है। ये उथले समुद्री पानी में उगने वाले फूलों वाले पौधे हैं। अच्छा? अगर किसी तट के किनारे सी ग्रास घनी और स्वस्थ है तो इसका सीधा मतलब है कि वहां का पानी प्रदूषण मुक्त है। एक तरह का वाटर क्वालिटी चेक। हाँ, और ये ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का एक बेहद शक्तिशाली हिस्सा है। ब्लू कार्बन? दुनिया के समंदर और तटीय इलाके भारी मात्रा में कार्बन सोखते हैं और सी ग्रास इसमें चैंपियन है। अच्छा, इसीलिए इतनी जरूरी है। इसकी अहमियत को देखते हुए ही 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे घोषित किया गया है। और डुगोंग का इससे क्या लेना देना है? डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, वो पूरी तरह से इसी घास पर निर्भर है। तो समुद्री गाय इसलिए क्योंकि ये समुद्र के अंदर घास चरती है। बिल्कुल सही। ये एक विशाल शाकाहारी स्तनधारी जीव है। ये भारत में कहाँ मिलती है? तो मर जाएंगे। ओह, इसलिए डुगोंग की मौजूदगी एक स्वस्थ तटीय पर्यावरण का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। समझ गई। अगर हम समंदर से निकलकर मीठे पानी की नदियों की तरफ आएं, तो वहां भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे घड़ियाल। हाँ, घड़ियाल नदियों का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या फर्क है? दोनों दिखते तो एक जैसे ही हैं। दोनों एक ही परिवार के सदस्य जरूर लगते हैं, लेकिन उनका काम और उनका डिजाइन बिल्कुल अलग है। वो कैसे? घड़ियाल का थूथन बहुत लंबा और पतला होता है। हाँ, वो नुकीला सा होता है। ये डिजाइन उसे तेज बहने वाली चंबल जैसी मीठे पानी की नदियों में फुर्ती से मछलियां पकड़ने में मदद करता है। घड़ियाल एक साफ, तेज बहने वाली नदी का इंडिकेटर है। और मगरमच्छ? दूसरी तरफ मगरमच्छ, जैसे कि उड़ीसा के भितरकनिका में पाए जाने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, उनका थूथन बहुत चौड़ा और मजबूत होता है। अच्छा। जो बड़े शिकार को पकड़ने के काम आता है। और वे थारे पानी के दलदली इकोसिस्टम को नियंत्रित करते हैं। नदियों की बात हो ही रही है तो इसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एक और जीव है, इंडियन टेंट टर्टल। हाँ, इंडियन टेंट टर्टल। इसके बारे में मैंने जो पढ़ा वो दिमाग घुमा देने वाला है। आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब एक ही प्रजाति के कछुए, लेकिन नर कछुआ मांसाहारी है और मादा कछुआ शाकाहारी। ऐसा क्यों होता है? इसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से जुड़ा एक शानदार अनुकूलन माना जाता है। मतलब ये डिजाइन क्यों है ऐसा? प्रकृति ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि एक ही प्रजाति के नर और मादा एक ही तरह के भोजन के लिए आपस में न लड़ें। अरे वाह! जब मादाएं वनस्पतियां खाएंगे और नर कीड़े मकोड़े खाएंगे तो दोनों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। कमाल है, भोजन के लिए कोई झगड़ा ही नहीं। हाँ, प्रकृति का अपना मैनेजमेंट है। अच्छा, आपने चेतावनी देने वाले अलार्म या इंडिकेटर्स की बात की थी। क्या इसका कोई और सीधा उदाहरण है? सबसे सीधा और बड़ा उदाहरण है गंगा रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन नदियों में? जी हाँ, और ये डॉल्फिन अंधी होती है। अंधी? तो शिकार कैसे करती है? ये इकोलोकेशन से शिकार करती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में करवट लेकर यानी साइडवेज तैरती है। साइडवेज? ये तो अजीब है। हाँ, और ये डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ बेहद साफ मीठे पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो मतलब अगर डॉल्फिन है तो नदी साफ है? बिल्कुल। अगर किसी नदी में ये डॉल्फिन दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि उस नदी का तंत्र बिल्कुल स्वस्थ है। और आज इनकी क्या स्थिति है? दुर्भाग्य से प्रदूषण के कारण आज ये एक एंडेंजर्ड प्रजाति बन चुकी है। ये बहुत ही निराशाजनक है। और क्या ये इंडिकेटर प्रजातियां सिर्फ पानी में ही होती हैं? घास के मैदानों के लिए भी कोई अलार्म सिस्टम है?
हाँ बिल्कुल है। राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ये घास के मैदानों के इकोसिस्टम का प्रमुख इंडिकेटर है, लेकिन आज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनकी आबादी 150 से भी कम रह गई है। 150 से भी कम? ऐसा क्यों? इन्हें क्या चीज मार रही है? इनके लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इंसानों की बिछाई गई बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें हैं। बिजली की तारें? हाँ, ये एक बहुत भारी पक्षी है। जब ये उड़ान भरता है तो सामने अचानक सितारा आ जाने पर ये अपना भारी शरीर तेजी से मोड़ नहीं पाता। ओह नो! सीधे तारों से टकराने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। ये तो बहुत भयानक है। हमारा विकास उनकी मौत की वजह बन रहा है। यही कड़वी सच्चाई है। और हाथियों के बारे में क्या कहेंगे? भारत में तो एशियन हाथियों की अच्छी खासी तादाद है। हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो जंगल का आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट? वो कैसे? इसे कीस्टोन और अम्ब्रेला स्पीशीज कहा जाता है। अम्ब्रेला यानी छाता? हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ एक हाथी को बचाने के लिए जंगल का बड़ा हिस्सा सुरक्षित करते हैं, तो उस छाते के नीचे रहने वाले हजारों छोटे जीव जंतु और पौधे अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हाथी जब मीलों दूर तक चलते हैं तो वो अपने गोबर के जरिए बीजों को पूरे जंगल में फैलाते हैं। अच्छा, बीज बोने का काम करते हैं? हाँ, वे घनी झाड़ियों को रौंदकर छोटे जानवरों के लिए रास्ते बनाते हैं। इसीलिए 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। बिल्कुल, हाथी के बिना जंगल एक बंद और सड़ती हुई जगह बन जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। अगर ये सारी इंडिकेटर प्रजातियां हमें लगातार खतरे की घंटी दे रही हैं, तो क्या होता है जब प्रकृति इन चेतावनियों को दरकिनार कर सीधे हमारे इंसानी उद्योगों से टकराने लगती है? ये टकराव हमेशा विनाशकारी होता है। मेरे पास एक आखिरी घटना का नोट है जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये जेलीफिश से जुड़ा है। जेलीफिश और पावर प्लांट्स? मेरी रिपोर्ट बता रही है कि जेलीफिश की एक पूरी फौज न्यूक्लियर पावर प्लांट को ब्लॉक कर रही है। ये विज्ञान कथा की तरह लगता है। सुनने में अजीब है, लेकिन ये सच है। मतलब एक जेलीफिश न्यूक्लियर रिएक्टर को कैसे रोक सकती है? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि जब हम इकोसिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति कैसे पलटवार करती है। होता क्या है इसमें? होता यह है कि जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समंदर का पानी गर्म होता है या खेतों का केमिकल बहकर पानी में जाता है, तो जेलीफिश का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और वे बहुत तेजी से प्रजनन करती हैं। और दूसरी तरफ हमने उनके शिकारियों को भी तो मार दिया है। बिल्कुल, इंसान समुद्री कछुए जैसे जीवों का शिकार कर रहा है जो जेलीफिश को खाते हैं। तो शिकारियों की कमी और गर्म पानी ने मिलकर एक बम फोड़ दिया। एकदम सही, इसे जेलीफिश ब्लूम कहते हैं। करोड़ों जेलीफिश एक साथ पैदा होती हैं। बाप रे! अब होता यह है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अपने रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए समंदर से करोड़ों गैलन पानी लगातार खींचना पड़ता है। और उस पानी के साथ? हाँ, जब उस पानी के साथ जेलीफिश का ये विशाल झुंड खिंचकर अंदर जाता है तो वे कूलिंग सिस्टम के पाइपों में बुरी तरह फंस जाती हैं। और पाइप ब्लॉक हो जाते हैं? पाइप ब्लॉक हो जाते हैं, पानी की सप्लाई रुक जाती है और रिएक्टर के ओवरहीट होकर फटने का खतरा पैदा हो जाता है। ओह माय गॉड! मजबूरन पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन करना पड़ता है। बाप रे! हमने समंदर का तापमान बढ़ाया, उनके शिकारियों को मारा, और अब वही जेलीफिश हमारे सबसे उन्नत ऊर्जा संयंत्रों को घुटनों पर ला रही हैं। हाँ, ये तो एक दुष्चक्र, एक फीडबैक लूप बन गया है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक है। बिल्कुल। औद्योगिक गतिविधियां मरीन इकोसिस्टम को असंतुलित कर रही हैं और वो असंतुलन पलटकर वापस हमारे ही उद्योगों पर वार कर रहा है। तो प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज। तो अगर हम आज की इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि दुनिया में एक कोकेन हिप्पो है जो बिना शिकारियों के कोलंबिया की नदियों में तबाही मचा रहा है। हाँ। या कोई पारदर्शी पत्तों वाला पौधा है जो खुद को किसी ओवन की तरह गर्म रखता है। बिल्कुल। बात यह है कि ये सारी प्रजातियां केवल किताबों में पढ़ने वाले अजीबो-गरीब किस्से नहीं हैं। तो क्या है ये? ये उस विशाल, जटिल और बेहद नाजुक मशीन के जरूरी पुर्जे हैं जिस पर हमारा अपना जीवन टिका हुआ है, यानी हमारी पृथ्वी। बहुत सही कहा आपने। और जब हम किसी अम्ब्रेला स्पीशीज या इंडिकेटर स्पीशीज को खतरे में डालते हैं तो हम सिर्फ एक जीव को नहीं खो रहे होते, हम उस पूरे इकोसिस्टम के नींव के पत्थर को खिसका रहे होते हैं जिस पर हमारी अपनी आजीविका और सांसें टिकी हैं। बिल्कुल।
इसी बात पर एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। हाँ, बताइए। सोचिए कि अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गंगा रिवर डॉल्फिन जैसी इंडिकेटर प्रजातियां हमारी इस पृथ्वी रूपी गाड़ी की डैशबोर्ड पर लगी चेक इंजन लाइट की तरह हैं, बहुत ही गहरी बात है। और वे इस वक्त लाल रंग में चमक कर हमें लगातार बता रही हैं कि इंजन में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो कि है? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मानवता इन चेतावनियों को नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी को ऐसे ही अंधाधुंध दौड़ाती रहेगी, या अब वो समय आ गया है कि हम अपनी गाड़ी को किनारे लगाएं, रुकें और इस इंजन के पुर्जों की मरम्मत करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, इसके बारे में जरूर सोचिएगा और आसपास मौजूद प्रकृति के इन अलार्म्स को सुनने की कोशिश कीजिएगा। प्रकृति हमसे लगातार बात कर रही है, बस हमें सुनना है। तो आज के इस विस्तृत पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और अपने आसपास के इकोसिस्टम पर अपनी नजर बनाए रखिए।